सर कुछ बोलेंगे नहीं? कल ही कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग, ठीक ना? कल वाले क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आएगा, बोलने वाला समय आएगा, बोलेंगे, है ना? लेट मी फिनिश द डायग्राम फर्स्ट, देन आई विल से समथिंग। है ना? इस सेक्शन में हम डील करेंगे कौन सा डायरेक्शन में इम्पल्स मूव करता है। फाइन, इनसाइड द हार्ट। ओके, चलिए। सो पहला इम्पल्स जो ट्रेवल करेगा वो इस डायरेक्शन में। फाइन, इस डायरेक्शन में मूव करना है। फाइन, नेट मूवमेंट किस डायरेक्शन में होना है? नेट मूवमेंट जो होगा वो होना है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये पहला हुआ। फाइन, नेट मूवमेंट इस डायरेक्शन में होना है। फाइन, ये पहला है। पहला इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का मूवमेंट इस तरीके से होना है। फाइन, ओके। नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट जो मूवमेंट होगा इम्पल्स का वो कुछ इस डायरेक्शन में जाता है। फाइन, इस डायरेक्शन में ऐसे करके मूव करता है। फाइन, तो यदि हम जांचने की कोशिश करेंगे हार्ट में नेट मूवमेंट कौन सा हुआ, दूसरा वाला। ये पहला था, ये दूसरा था, है ना? तो दूसरा मूवमेंट होता है, नेट मूवमेंट होता है ऊपर की तरफ। फाइन, ये दूसरा मूवमेंट हुआ। तीसरा कहाँ होता है? फाइन तो तीसरा जो करंट का मूवमेंट होता है वो नेट होता है आपके इस तरफ, इस तरफ, बाहर की तरफ, है ना? और नेट कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो ये आएगा नीचे की तरफ। सो तीसरा कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ। फाइन, चौथा कहाँ जाता है? चौथा भी जाएगा फिर इधर ऊपर की तरफ, है ना? दिस इज द डायरेक्शन वेयर द इम्पल्स फ्लोस इनसाइड द हार्ट, है ना? तो तीसरा भी कहाँ गया? ऊपर की तरफ। ठीक है, चौथा कहाँ जाता है? चौथे के लिए मैं बाहर से डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान देंगे। चौथे के लिए क्या, कैसा डायग्राम बनेगा? फाइन, चौथा क्या होता है? चौथा में करंट का मूवमेंट होता है इस तरफ से लेके अंदर की तरफ, है ना? अंदर की तरफ होता है।
फाइन। जो नेट मूवमेंट होगा करंट का चौथा वाला वो होगा इस डायरेक्शन में, मतलब जो चौथा मूवमेंट होगा करंट का वो होगा ऊपर की तरफ, है ना। तो इस तरीके से इम्पल्स ट्रैवल करता है इनसाइड द हार्ट। फाइन, ये डायरेक्शन और पाथवे है। चलिए ईसीजी पे जाने से पहले कुछ चीजें बता दो। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, ये सब बता दे रहा हूं मैं। How the impulse travels in the heart muscle, है ना। इम्पल्स मतलब इलेक्ट्रिसिटी कैसे मूव करता है। तो इलेक्ट्रिसिटी मूवमेंट होता है बिकॉज ऑफ सम चार्जेस, है ना। तो चार्जेस में बदलाव होने के चलते ही करंट मूव करता है हमारे शरीर के अंदर, नर्व्स के अंदर, है ना, हार्ट के अंदर, है ना। तो वो मूवमेंट होता कैसे है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं थोड़ा सा। एक्चुअली ये पार्ट है आपका सेकेंड लास्ट चैप्टर का, ये हाँ सेकेंड लास्ट चैप्टर का, थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। फाइन। कंसिडर करिए, ठीक है, ये कार्डियक सेल है, दिस इज अ कार्डियक सेल। आप नर्व सेल भी कंसिडर कर सकते हो। फाइन, ओके। इसको हम लोग बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, बाहर वाला रीजन है। फाइन, ओके, है ना। एट रेस्ट, ठीक है, एट रेस्ट कार्डियक सेल के अंदर नेट नेगेटिव चार्ज होता है। कार्डियक सेल्स के अंदर क्या है, नेट नेगेटिव चार्ज है। फाइन, ओके। इसके पास पोटेशियम आयंस भी है, ठीक है, प्रोटीन्स है जो कि निगेटिवली चार्ज्ड है। फाइन, बाहर नेट पॉजिटिव चार्ज है। नेट पॉजिटिव चार्ज इसलिए है क्योंकि बाहर सोडियम आयन का कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा है। फाइन, सोडियम आयन कंसंट्रेशन इज वेरी हाई आउटसाइड द कार्डियक सेल। अंदर की तरफ पोटेशियम आयन है, लेकिन पोटेशियम आयन बीइंग पॉजिटिव चार्ज इसके पास इतना ताकत नहीं है कि ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज दिखा सके, है ना। तो इसको हम लोग कहेंगे द सेल इज एट resting potential. Here the cell is at resting potential. ठीक है, रेस्टिंग पोटेंशियल। बिजली से हम लोग यदि नापना चाहेंगे कि इन दोनों के बीच का कितना इलेक्ट्रिकल डिफरेंस है, दैट वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड ऑसिलोस्कोप, है ना। पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखेंगे, नेगेटिव चार्ज यहाँ रख देंगे, है ना। मेजर करेंगे तो इसमें एक डिफ्लेक्शन दिखेगा, दैट इज समथिंग अराउंड 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। इसके अंदर जो रीडिंग दिखेगा दैट इज 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसको जांचने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है दैट इज ऑसिलोस्कोप। फाइन, सो एट रेस्ट रेस्टिंग पोटेंशियल के चलते ऑसिलोस्कोप जो रीडिंग दिखाएगा दैट इज समथिंग अराउंड 60 माइनस 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। ऑसिलोस्कोप गैल्वेनोमीटर की ही तरह होता है। फाइन, और भी माइनस दिखाता है ना, माइनस, इट कैन गो अप टू माइनस 60, it can go up to minus 60 electron volt, माइनस 90 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी, है ना। माइनस 60 तक, माइनस 90 तक जा सकता है ये। ठीक है, अब क्या होगा, ठीक है, पहला प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट होना है, ठीक है। एसए नोड, एसए नोड कहाँ पर है याद करेंगे जरा,
है ना। ऐसे नोड के पास सोडियम आयंस है। फाइन, अब ये सोडियम आयंस कोशिश करेंगे कार्डियक सेल्स के अंदर जाने के लिए, अपने आप हो रहा है। फाइन, ओके, अपने आप हो रहा है। ऐसे नोड, हाँ, इट्स स्टॉक ऑफ सोडियम आयन ट्रिगर कर रहा है, ठीक ना। आयन ट्राइज टू मूव, स्टार्ट्स टू मूव inside the cardiac cell, है ना। अपने आप मैसेज जनरेट हुआ ऐसे नोड के पास, और वो कह रहा है कि सोडियम आयन को सेल के अंदर डाल दिया जाए। नाउ व्हाट हैपेंस, देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है ना। सोडियम आयंस अंदर की तरफ जाना शुरू कर दिए, सोडियम आयन अंदर की तरफ आने लगे। फाइन, सोडियम आयंस अंदर आने लगे, जिसके चलते अंदर क्या हो गया, नेट पॉजिटिव चार्ज हो गया। फाइन, नेट पॉजिटिव चार्ज हो गया। कंपेरेटिवली, फाइन, कंपेरेटिवली क्या हो गया, बाहर की तरफ नेट नेगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है, इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन, POLARI, दिस स्टेट इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन, है ना। और ये डीपोलराइजेशन कुछ इस तरीके से होता है, स्टार्ट होगा एक पॉइंट पे, है ना, और ये कंटिन्यू होता है एंड तक, जहां तक मसल्स कनेक्टेड रहेंगे, जहां तक नर्व प्रेजेंट रहेगा, वहां तक ये जाते रहेगा। तो हमें दिखेगा कि करंट का मूवमेंट हो रहा है इस तरफ से, है ना। और डीपोलराइजेशन इज फॉलोड बाय द कंट्रैक्शन ऑफ दिस मसल। ठीक है, नोट करेंगे यहाँ पे, डीपोलराइजेशन, depolarization is followed by the contraction। होता क्या है, मतलब कि डिपोलराइजेशन के चलते हुए इलेक्ट्रिसिटी मूव कर रहा है आगे तक कर रहा है। फाइन, सेल के अंदर क्या जा रहा है, सोडियम आयन जा रहा है। सेल के अंदर सोडियम आयन जाने के चलते, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, सेल के अंदर सोडियम आयन जाने के चलते गोल्गी बॉडी से, ठीक है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयंस निकलने लगते हैं। नॉट गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयंस निकलने लगते हैं, और ये कैल्शियम आयंस मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को मदद करते हैं, है ना। कैसे मैकेनिज्म होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन का, दैट आई विल डिस्कस इन लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर। फाइन, यहाँ पे मोटा मोटी आप यही समझे, डिपोलराइजेशन होने के चलते मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन आ गया। फाइन, ओके। नाउ डिपोलराइजेशन के बाद क्या होगा, रिपोलराइजेशन होना है। रिपोलराइजेशन में क्या होना है, ठीक है, डिपोलराइजेशन इज फॉलोड बाय, रिकॉर्ड में है कि नहीं जी, ये रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, ओके, रिपोलराइजेशन, POLARI, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ड्यूरिंग दिस, ठीक है, पोटाशियम आयंस बाहर निकलता है, पोटाशियम आयंस इफ्लक्स आउट, ठीक है, पोटाशियम आयन बाहर की तरफ निकलता है ना। तो यहाँ पे कोई चार्जेस चेंज नहीं होना है ना, ओके, इफ्लक्स आउट, ड्यू टू दिस, ड्यू टू दिस, ध्यान से सुनेंगे,
inside the cell, the condition moves towards less negative. क्या बोलेंगे? पोटेशियम आयन बाहर निकल रहा है ना? ओके, लेस NeGa माइनस कहेंगे, माइनस बढ़ेगा। कैसे माइनस बढ़ेगा? यहाँ पे कहने का मतलब माइनस बढ़ेगा कैसे, ध्यान से देखेंगे जरा, है ना? ओके, यहाँ पे पॉजिटिव है, फाइन, पॉजिटिव है, नेगेटिव भी तो होगा इसके अंदर, है ना, लेकिन बहुत कम है। अब मान के चलो पोटेशियम बाहर जाएगा, जब प्लस बाहर की तरफ निकल रहा है, तो अंदर बोल सकते हैं कि नहीं, माइनस का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। यस सर। है ना? ओके, ठीक है, मूव टुवर्ड्स लेस माइनस, द सेल कंडीशन मूव्स टुवर्ड्स लेस माइनस, इसको कैसे बोले हम, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्या हो जाएगा, रेस्टिंग पोटेंशियल आएगा, रेस्टिंग पोटेंशियल, है ना? रेस्टिंग पोटेंशियल को अचीव करने के लिए क्या होता है, सोडियम पोटेशियम आयंस काम करते हैं, है ना? यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम आयंस चैनल काम करता है ना? 3 सोडियम आयन बाहर निकलेगा और 2 पोटेशियम आयन अंदर की तरफ आएगा, फाइन। ओके, तो देखो क्या हो रहा है, प्लस चार्ज ज्यादा से ज्यादा बाहर जा रहा है ना, प्लस चार्ज ज्यादा से ज्यादा बाहर जा रहा है, तो अंदर की तरफ मोर नेगेटिव होगा कि नहीं होगा कंपैरेटिवली? यस सर। ओके, हाँ, देखेंगे रेस्टिंग पोटेंशियल को अचीव करने के लिए, टू अचीव दिस 3 sodium ion efflux out and 2 potassium ion influx in, resulting in the creation of net negative charge in the cell। देखेंगे जहां पे सोडियम आयन होगा, हाँ, जहां पे सोडियम आयन होना है वहां पे मान के चलिए कि पॉजिटिव चार्ज होना है। ओके, ध्यान से सुनेंगे क्या हो रहा है यहाँ पे। ओके, स्टार्टिंग में क्या है, सोडियम आयन बाहर है, सोडियम आयन बाहर है तो बाहर पॉजिटिव चार्ज है। ओके, इसको रेस्टिंग पोटेंशियल कह रहे हैं, ठीक है। सेल के अंदर कुछ चेंजेस हुआ, बिकॉज ऑफ दैट सोडियम आयन हैज स्टार्टेड टू मूव इनसाइड द सेल, सोडियम आयन अंदर आ गया, सोडियम आयन अंदर आया, है ना? तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज कम हो गया, नेगेटिव चार्ज कम हो गया, ठीक है। फर्दर क्या हुआ, फर्दर पोटेशियम आयन भी बाहर निकल गया, तो नेगेटिव चार्ज और कम हो गया, लेस माइनस चार्ज, है ना, माइनस चार्ज और कम हो गया, ठीक है। फाइनली क्या हुआ, अब सोडियम आयन बाहर जाने लगा, सोडियम आयन बाहर जाने लगे, है ना, तो पॉजिटिव वाला चीज बाहर जाने लगा, है ना, जिसके चलते अंदर निगेटिविटी बढ़ने लगी, मतलब प्लस खत्म हो गया, प्लस खत्म हो गया तो हो बचेगा क्या, माइनस बचेगा, है ना। इसको हम लोग कहते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। रेस्टिंग पोटेंशियल कहने का मतलब सोडियम आयन बाहर और नेगेटिव चार्ज अंदर, है ना, इसको हम लोग रेस्टिंग पोटेंशियल कहेंगे, फाइन। चलिए फिर से मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे समराइज कर दे रहा हूँ, पहले क्या हो रहा है,
पहले स्टेप में क्या हो रहा है, सोडियम आयन अंदर आया है ना, तो सेल के अंदर पॉजिटिव चार्ज, सेल के बाहर नेगेटिव चार्ज, इसको हम लोग क्या कह रहे थे, डीपोलराइजेशन, है ना, इसको डीपोलराइजेशन कह रहे हैं। दूसरे स्टेप में क्या हुआ, रिपोलराइजेशन। रिपोलराइजेशन कहने का मतलब क्या होगा, है ना, रिपोलराइजेशन में होगा कुछ नहीं, ये चार्ज होगा यहाँ पे पॉजिटिव ही, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ही होना है ना, ओके, यहाँ पे बाहर निगेटिव चार्ज होना है, अंदर क्या हो रहा है, नेगेटिविटी बिकमिंग मोर लेस, नेगेटिविटी इज बिकमिंग मोर लेस, है ना, और कमता जा रहा है, बस यही हो रहा है रिपोलराइजेशन। नेक्स्ट, रेस्टिंग पोटेंशियल। इन केस ऑफ रेस्टिंग पोटेंशियल क्या हो रहा है ना, पोटेशियम आयन अंदर जा रहा है और सोडियम आयन बाहर निकल रहा है ना, एक ही चैनल से, जिसके चलते अंदर क्या हो जाएगा, फिर से नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और बाहर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इसको हम कहेंगे रेस्टिंग पोटेंशियल। फाइन, तो चलिए यही चीज हम अप्लाई करेंगे हार्ट के ऊपर, ओके। सो ध्यान से सुनेंगे यहाँ पे, impulse movement and ECG, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, और इसके चलते जो ग्राफ आता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कह सकते हैं। ठीक है, इम्पल्स गया इधर इधर इधर, फाइन, इधर गया, फिर इधर डायरेक्शन में आया, फाइन, फिर इधर बटने लगा, इम्पल्स जा रहा है, इधर बटने लगा, फिर बेस पे जाएगा, ठीक है, बेस को हम थोड़ा दूसरे कलर से दिखा दे रहे हैं, बेस पे गया, ओके, ये सब जो रेड कलर से हम बनाए हैं, ठीक है, रेड कलर और पिंक कलर से जो हम एरो बनाए हैं, ये है डीपोलराइजेशन के, ये डीपोलराइजेशन के वेक्टर्स हैं, फाइन, ओके, और ये हो जाएंगे वेक्टर्स रिपोलराइजेशन के, ठीक है, ये वेक्टर हो जाएगा रिपोलराइजेशन, ओके। चलिए, ईसीजी आपके पास एनसीईआरटी है? यस सर। हाँ, थोड़ा सा ईसीजी के बारे में पढ़ेंगे एनसीईआरटी से तुरंत।
ठीक है, आपने देखा होगा कहीं पे पीप पीप करके आवाज आते रहता है ना, एक रेगुलर इंटरवल पे, है ना, एक मॉनिटर होता है, स्क्रीन होता है जिसपे एक ग्राफ हमेशा दिखते रहता है, रन करते रहता है। फाइन, वो ग्राफ एक्चुअली बताता है कि इम्पल्स कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं, है ना। इम्पल्स का मूवमेंट दिखाता है, इम्पल्स का मूवमेंट के चलते डिपोलराइजेशन होगा, डिपोलराइजेशन के चलते ये होना है, क्या बोलेंगे, हार्ट पंप करेगा, मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा जिसके चलते आपका हार्ट पंप करेगा, है ना। सो इस चीज को स्टडी करने के लिए क्या करते हैं, जो पेशेंट होता है उसके शरीर में कुछ हम लोग क्लिप्स लगाते हैं, है ना, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को रिसीव करने के लिए, है ना, उसके पूरे शरीर में लगाते हैं हम लोग क्लिप्स, देखे होंगे आप लोग कहीं पे। यदि हम दिखाना चाहें तो यहाँ पे हम दिखा सकते हैं आप लोग को फोटो में। ECG on body, देखिए यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से रहता है। ये जो पॉइंट्स ब्लैक दिख रहा है ना, यहीं पे, मतलब इन्हीं सभी जगहों पे हम लोग क्लिप्स को लगा सकते हैं। फाइन, चलिए इसको हम सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं आप लोगों को। ओके, फॉर एग्जांपल दिस इज एन इंडिविजुअल, है ना, ये एक इंडिविजुअल का बॉडी है, उसका जो हार्ट है कुछ इस तरीके से रहता है, इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, ये होता है ना जी, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ टिल्टेड है कि नहीं? Yes, sir. ओके, यही है ना हार्ट। फाइन, इस तरीके से, है ना। ओके, द सिनोआर्ट्रियल नोड इज हियर, सिनोआर्ट्रियल नोड यहाँ पर है। फाइन, और ये रहा बेस, करंट इधर की ओर आना है। फाइन, ओके, तो इसको हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल कंसीडर करते हैं और इसको हम लोग नेगेटिव टर्मिनल कंसीडर करते हैं। फाइन, ओके, दिस इज राइट, दिस इज लेफ्ट। फाइन, ओके, सो टू इम्पोर्टेंट नोड्स हम शरीर पे कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। एक हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं राइट आर्म पे, है ना, और एक हम कनेक्ट कर सकते हैं लेफ्ट लेग पे। फाइन, इसको हम मतलब कि हाथ पे इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं हम, और ये चला जाएगा आपका ECG मशीन, है ना। ECG मशीन से वो रीडिंग आएगा, है ना, वो रीडिंग एक ग्राफ पे आता है। फाइन, हाँ, डिजिटल रीडिंग आपको इसमें भी दिखेगा, है ना, इसमें डिजिटल रीडिंग आपको कुछ इस तरीके से फ्लक्चुएट करते हुए कुछ ग्राफ्स दिखेंगे, है ना। यदि आप चाहो इसको एक पेपर पे पाने के लिए, है ना, तो एक पेपर ये
पेपर का रोल है ये, है ना, पेपर का रोल है, ये रहा पेपर, है ना, इस तरीके से पेपर रहता है, ये रोल करते रहता है हमेशा, है ना। यहाँ पे एक नीडल आता है जो हमेशा फ्लक्चुएट करते रहता है, ये नीडल बोलेंगे या फिर एक मशीन पकड़ लीजिए, है ना, ये एक मशीन है जिसके अंदर एक नीडल लगा हुआ है, ये नीडल हमेशा फ्लक्चुएट करते रहता है ना। ओके, ये नीडल हमेशा फ्लक्चुएट करते रहेगा इस तरह। तो इस नीडल को हम लोग इंक लगा के इस पेपर पे प्रोजेक्ट कर देते हैं, फाइन। और ये पेपर रोटेट करते रहता है कंटिन्यूअसली, ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, है ना। तो ये इस नीडल का डिफ्लेक्शन के चलते यहाँ पे कुछ इस तरीके से ग्राफ आता है, फाइन। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी को ऑब्टेन करने के लिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को ऑब्टेन करने के लिए इस तरीके से हम कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं हम लोग अपने शरीर में, फाइन। ओके, चलिए, ये नहीं पूछता है कहाँ कहाँ पर लगाया जाता है, बस हम बता दिए किस तरीके से अचीव किया जाता है ना। हमारा हार्ट जो है थोड़ा बहुत लेफ्ट की तरफ टिल्टेड हो रखा है, ओके, जहाँ पे एस ए नोड है, SAN, है ना, ऊपर की तरफ है, ओके। तो इसको हम लोग नेगेटिव टर्मिनल कंसीडर करते हैं, ओके, और नीचे की तरफ जो है उसको पॉजिटिव टर्मिनल कंसीडर करते हैं, फाइन। चलिए अब हम ECG ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे। इलेक्ट्रो cardiograph, fine. For that what I need to draw axis, ठीक ना, इस तरीके से रहता है। यहाँ पे हम इसको जीरो पोटेंशियल मानते हैं, जीरो मिली वोल्ट कहते हैं इसको, फ्लक्चुएशन कहेंगे, है ना। ओके, चलिए, है ना। पहले क्या होगा देखेंगे, पहले क्या हुआ, सिनो आर्टरियल नोड से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मूव करा, ठीक है, टुवर्ड्स व्हाट, किसकी तरफ मूव किया जी, पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, ध्यान से बताएंगे, ठीक है। इसका वेक्टर किस तरफ है, इस तरफ है ना, नीचे की तरफ मूव किया, है ना। सो पहला हुआ डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, जिसके चलते इंपल्स नीचे की तरफ मूव किए, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल्स की तरफ मूव किए, है ना। पॉजिटिव टर्मिनल्स की तरफ मूव करने के चलते क्या होता है, यहाँ पर एक वेव जनरेट होता है, देखेंगे क्या हुआ, यहाँ पे एक वेव जनरेट हुआ, फाइन। इसको हम लोग कहते हैं पी वेव, फाइन। इसको क्या कहेंगे हम लोग, पी वेव कहेंगे, फाइन, ओके। नाउ व्हाट हैपेंस, ये जो इम्पल्स है ना, ये जो इम्पल्स है अब जाने लगा कहाँ पे, एवी बंडल के पास, कहाँ गया, एवी बंडल, ठीक है, एवी बंडल, उसके बाद कहाँ, बंडल ऑफ हीस के पास गया, है ना, ओके। तो जाने में कुछ समय लगा, फाइन, इम्पल्स को जाने में कुछ समय लगा, तो कुछ समय हम यहाँ पे बना दे रहे हैं, ठीक है, कुछ समय लगा, ठीक है, इम्पल्स को जाने में, कहाँ से कहाँ, ठीक है, फ्रॉम atrioventricular node to AV bundle and then to bundle of His, ठीक है, ओके। अब क्या होगा, अब डिपोलराइजेशन होना है इस डायरेक्शन में, ठीक है, वेंट्रिकुलर सेप्टा का कॉन्ट्रैक्शन होना है, यहाँ पे वेंट्रिकुलर सेप्टा में इलेक्ट्रिक करंट जाएगा, ठीक है, और इसका डायरेक्शन कहाँ पर है, टुवर्ड्स नेगेटिव, है ना, इसका जो वेक्टर है इट इज मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव, है ना, ओके। तो देखेंगे यहाँ पे ये पॉजिटिव डिफ्लेक्शन दिखाने वाला है और ये नेगेटिव डिफ्लेक्शन दिखाने वाला है ना। चूंकि यहाँ पे डिफ्लेक्शन हो रहा है नेगेटिव की तरफ, तो क्या होगा, ये
ये डिफ्लेक्शन थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएगा, है ना, थोड़ा सा नीचे की तरफ गया। फाइन, आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस, उसके बाद क्या होना है, ये इम्पल्स जाना है अब इस डायरेक्शन में, है ना, वेंट्रिकल्स के पास जाना है, इस डायरेक्शन में जाना है। सो क्या होगा, और ये जो इम्पल्स जा रहा है पूरे इंटायर वेंट्रिकल्स में, ये वेक्टर बहुत बड़ा होता है ना, जिसके चलते यहाँ पे एक बड़ा सा डिफ्लेक्शन क्रिएट होता है। ये देखो इस तरीके से, फाइन, इस तरीके से, ओके। बहुत बड़ा डिफ्लेक्शन क्रिएट हुआ, ओके। फिर क्या होगा, फिर देखेंगे, फिर यहाँ पे जो इम्पल्स है ये बेस के पास जाता है, इसको मैं बनाता हूँ ब्लू कलर से, है ना, बेस के पास जाता है, बेस के पास जाता है इलेक्ट्रिक करंट। सो बेस मतलब ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ मतलब नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव मीन्स ये कहाँ आएगा, ये अंदर की तरफ आएगा, ठीक ना, अंदर की तरफ आएगा, ठीक है, ओके। देन इट कम्स टू नॉर्मल पोजीशन, ओके। क्या हुआ यहाँ पे, वेंट्रिकुलर्स के पास डिपोलराइजेशन हो गया। अब क्या होगा, है ना, अब क्या होगा, आफ्टर दैट रिपोलराइजेशन होना है, रिपोलराइजेशन होना है। और रिपोलराइजेशन स्टार्ट होता है आपका इस पॉइंट से अंदर की तरफ, है ना, अंदर की तरफ रिपोलराइजेशन स्टार्ट होगा। यदि हार्ट मसल्स को हम देखेंगे गहराई से तो बहुत मोटा होता है, फाइन, इतना मोटा है, फाइन मान के चलिए, इतना मान के चलिए मोटा है, फाइन। और रिपोलराइजेशन स्टार्ट हुआ ए पॉइंट से और रीच करता है बी पॉइंट तक, मान के चलिए यहां से स्टार्ट होके यहां तक पहुंचना है ना, रिपोलराइजेशन स्टेट। तो हमें दिखेगा कि रिपोलराइजेशन हो रहा है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, है ना। तो इसके चलते जो वेक्टर दिखेगा वो दिखेगा माइनस की तरफ जाते हुए, है ना, माइनस की तरफ जाते हुए, ओके। सो अकॉर्डिंग टू दिस वेक्टर, इसमें डिफ्लेक्शन कहाँ होना चाहिए था, प्लस की तरफ या माइनस की तरफ डिफ्लेक्शन होना चाहिए था, प्लस की तरफ या माइनस की तरफ डिफ्लेक्शन होना चाहिए था, देख के बताएंगे जरा, हेलो, सर प्लस की तरफ। प्लस की तरफ डिफ्लेक्शन होना चाहिए था, ओके। नहीं, प्लस की तरफ कैसे डिफ्लेक्शन होगा जी, यह तो माइनस है ना, है ना, ये तो माइनस है, नीचे प्लस है ना, प्लस तो नीचे है, प्लस तो नीचे है, ऊपर तो माइनस है, और ये वेक्टर किसकी तरफ जा रहा है, माइनस की तरफ जा रहा है ना। तो डिफ्लेक्शन होना चाहिए था माइनस की तरफ, मींस इट मस्ट गो लाइक दिस, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता, क्योंकि रिपोलराइजेशन का वेक्टर यदि ऊपर की तरफ जाएगा, इफ the vector of repolarization moves away from positive charge, then the graph, then it shows positive difference, ठीक है, ये रूल है, ठीक है, ये रूल है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का, ठीक है, यहाँ पे मैं नोट कर दे रहा हूँ। Repolarization vector moving away from positive terminal brings positive deflection, है ना, वाइस वर्सा। तो क्या होगा, ये पॉजिटिव डिफ्लेक्शन शुरू होगा आफ्टर सम टाइम, और यहाँ पे एक और छोटा सा वेव जनरेट होता है ना, चलिए नेमिंग करते हैं। सो पहला वेव जनरेट हुआ, दैट इज कॉल्ड पी वेव, ठीक है, डिफ्लेक्शन हुआ क्यू, ठीक है, आर एस एन टी, इतने सारे वेव्स जनरेट होते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के पास इस तरीके का
डायग्राम बनता है। ठीक है, इस तरीके का डायग्राम बनता है। ओके, इसके चलते क्या होता है, पी वेव के चलते वेंट्रिकल्स सॉरी एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। पी वेव के चलते एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्यू आर एस वेव के चलते वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा। पहले एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ठीक है, देन वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ठीक है, एंड टी वेव शोज वेंट्रिकुलर डायस्टोल। सिस्टोल करते, ठीक है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। यहाँ पे हम देख रहे हैं एट्रियल सिस्टोल है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल है। आर्ट्रियल डायस्टोल कहाँ गया तब, आर्ट्रियल डायस्टोल कहाँ गया, है ना। तो आर्ट्रियल डायस्टोल का ग्राफ आता है इधर, है ना, लेकिन उसका जो चार्जेस है, जो डिफ्लेक्शन होता है, इतना कम होता है कि उसके डिफ्लेक्शन को मास्क कर देता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल वाला ग्राफ। ओके, तो चलिए सबको मैं यहाँ पे वर्णन कर दे रहा हूँ, है क्या पी वेव क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे। पी वेव है क्या एक्चुअली में, है ना, इट इज द डिफ्लेक्शन lasting for, ठीक ना, ये लास्ट करता है 0.6 सेकेंड्स के लिए बोल सकते हैं, है ना, इतने कम समय के लिए ये लास्ट होता है। और ये क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है डिफ्लेक्शन लास्ट फॉर 0.06 सेकेंड्स, है ना, इतना ही समय के लिए लास्ट करेगा। ओके, टाइम नहीं पूछता है, डोंट वरी, एंड मार्क्स द contraction of atrium। फाइन, एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होना है। फाइन, आगे बढ़ता हूं, पी वेव हो गया, इसको हम लोग कहते हैं इसको हम लोग कहेंगे पी आर इंटरवल। कहाँ गया, इसको हम लोग कहेंगे पी आर इंटरवल। पी आर इंटरवल क्या डिनोट कर रहा है, है ना, ये लास्ट होता है, लास्ट फॉर 0.012 सेकेंड्स, है ना, और ये क्या है, इट इज द ड्यूरेशन when the impulse reaches to AV bundle and bundle of His, है ना। ओके, ये हो गया पी आर इंटरवल। नाउ क्यू वेव क्या डिनोट कर रहा था जी, हु कैन से, डायग्राम देखो और बताओ। क्यू वेव यहाँ पे आया था, छोटा सा एक माइनस डिफ्लेक्शन के साथ क्यू वेव आया था, तो क्यू वेव क्या डिनोट कर रहा है, हु कैन से, ये क्या डिनोट कर रहा है, एनीबडी, हेलो हेलो हेलो,
यस सर। हाँ, क्यू वेव यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है? क्यू नीचे की तरफ जा रहा है, सो क्यू वेव यहाँ पे क्या डिनोट करेगा? डायग्राम देख के बताएं। एनीबॉडी बता सकता है क्यू वेव क्या डिनोट कर रहा है? सो क्यू वेव डिनोट कर रहा था डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकुलर सेप्टा। ठीक है, वेंट्रिकुलर सेप्टा का डीपोलराइजेशन को ये डिनोट कर रहा है। ओके, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इट इज रिप्रेजेंटिंग द वेंट्रिकुलर सेप्टा। फाइन, लेट मी मेंशन ये किसको डिनोट कर रहा है? क्यू वेव it is representing the impulse moving towards negative terminal, है ना? Okay, moving in ventricular septa। वेंट्रिकुलर सेप्टा कहने का मतलब सेप्टा सेपरेटर, जो वेंट्रिकल्स को दो अलग अलग कंपार्टमेंट में बांट रखा है ना? दिस मार्क बाय contraction of septa of ventricle। फाइन, ये हो गया क्यू वेव। नाउ आर वेव आ रहा है, जिसको हम लोग टुगेदरली कहते हैं क्यू आर एस वेव। ठीक है, क्यू आर एस वेव। ओके, इट डिनोट्स the depolarization of what? Ventricles। फाइन, इस वेव क्या डिनोट करेगा? डिनोट्स the movement of impulse at the base of ventricle। ठीक है, ध्यान से देखें, वेंट्रिकल्स कौन सा? ये रहा वेंट्रिकल। फाइन, यही है ना वेंट्रिकल? ओके, ये रहा वेंट्रिकल। सो वेंट्रिकल के बेस तक करंट मूव करेगा किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, मतलब टुवर्ड्स नेगेटिव जा रहा है, इसीलिए नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो रखा है। फाइन, नेक्स्ट टी वेव। टी वेव क्या बताएगा? इट डिनोट्स the repolarization of ventricle। ठीक है, वेंट्रिकल्स का रिपोलराइजेशन को डिनोट करता है। ओके, इट लास्ट फॉर 0.01 सेकेंड्स। फाइन, चलिए टाइम बता दे रहा हूँ कौन कितना समय के लिए लास्ट करता है। दिस लास्ट फॉर 0.06, this last for 0.0112 seconds। Fine, this is going to last for 0.08, this is going to last for 0.08, and this is going to last for 0.1 seconds। ठीक है, सारी यूनिट सेकेंड्स में है।
ठीक है, टाइम ड्यूरेशन से क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं एसटी सेगमेंट। ठीक है, एसटी सेगमेंट वो समय है जिस के दौरान कोई भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स देखने को नहीं मिलता है शरीर के अंदर, हार्ट के अंदर, है ना। ओके, और उसके तुरंत बाद रिपोलराइजेशन होता है वेंट्रिकल्स का। नाउ किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है इस ग्राफ से तो पूछ सकता है। किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है, नहीं तो मैं मूव कर रहा हूँ फर्दर। एक नोट्स मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था क्या कुछ दिन पहले? हेलो, हेलो, एक नोट्स मैंने शेयर किया था क्या आप लोग के साथ इस चैप्टर का? नो सर। किए होंगे शायद डाउट वाला ग्रुप में। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का नहीं करा है? लेट मी डू, उसी से मैं पढ़ाता हूँ। हो गया, जो मेन टॉपिक था वो खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे हम लोग डबल सर्कुलेशन। ये सबसे क्वेश्चन आता है जी, पी वेव, क्यू वेव, आर वेव, है ना, एस वेव, टी वेव क्या है, यहीं से क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि वेयर इज आर्ट्रियल सिस्ट डायस्टोल वेव, है ना, वेयर is the wave for atrial diastole कहाँ है ना। तो आंसर लाइज, it is behind the QRS wave। ठीक है, it is behind the QRS wave, ये भी आंसर होना है इसका। फाइन, शायद मैंने भेजा था, सर भेजे थे। है ना, कहाँ है? थोड़ा सा फिर से आप सर चेक करेंगे डाउट वाले में ना, डाउट वाले कुछ दिन पहले ही मैंने भेजा था शायद। सर 4 जनवरी 4 जनवरी को भेजा हूँ। ये नहीं है शायद, ये तो आधा ही है। ये नहीं, इसके बाद वाला भी मैंने भेजा है ना, इसके बाद वाला भी अभी मैं शेयर करता हूँ इस पे, है ना। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे डबल सर्कुलेशन। ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। नाउ डबल सर्कुलेशन, व्हाट इज डबल सर्कुलेशन? जूनियर क्लासेस में ही पढ़े होंगे आप लोग डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन, ओके। डबल सर्कुलेशन कहने का मतलब ब्लड हार्ट के पास दोबारा आएगा, उसको हम लोग कहते हैं डबल सर्कुलेशन, है ना। ओके, चलिए इसका एक सिस्टमेटिक डायग्राम में बना दे रहा हूँ।
डबल सर्कुलेशन कहने का मतलब ब्लड रीचिंग द हार्ट ट्वाइस, है ना, इसको हम लोग कहेंगे डबल सर्कुलेशन। कैसे बता सकते हो? फॉर एग्जाम्पल दिस इज हार्ट, है ना। सो देखो पहली बार ब्लड एंटर कर रहा है कहाँ से और दूसरी बार कहाँ, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम ब्लड एंटर करा यहाँ, ठीक है, ब्लड चला गया कहाँ, लंग्स के पास, ठीक है, लंग से फिर ऑक्सीजनेटेड होके यहाँ आया, है ना। तो देखो ये सेकेंड टाइम एंटर किया, ओके, एक मिनट, और यहाँ से कहाँ चला जाता है, टिश्यूज के पास, और टिश्यू से फिर कहाँ जाता है, फिर से हार्ट के पास आ जाएगा। फाइन। तो देखेंगे ब्लड दो बार हार्ट एंट्री कर रहा है, पहला एंटर कर रहा है हार्ट को इस पॉइंट पे, है ना, और दूसरी बार एंटर कर रहा है इस पॉइंट पे, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन कहते हैं। फिनिश, एक लाइन में खत्म। ये वाला नोट्स सब लोग रख लेंगे, ये वाला नोट्स भी, है ना, इसी से मैं डील करता हूँ अभी डबल सर्कुलेशन के आगे जो भी, और कोशिश करते हैं आज इस चैप्टर को खत्म करने के लिए। कितना तक क्लास है जी आज? 4:50 तक है ना? Yes, sir. ओके, चलिए वी हैव 20 मिनट्स, इसमें हम खत्म करने की कोशिश करते हैं, बहुत लेट लग रहा है। हो गया ये सब हो गया, डन डन डन। 10 ट्रिपल डबल सर्कुलेशन अभी मैंने बताया, है ना, अभी मैंने बताया डबल सर्कुलेशन खत्म। नेक्स्ट देखते हैं रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट। रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट कह रहा हूँ, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट, ठीक है। कहने का मतलब कि हार्ट को हम कितना बार पंप करवाएंगे, ठीक है, 100 बार करवाएंगे या 72 बार करवाएंगे, ठीक है। मायोजेनिक हार्ट का प्रॉपर्टी है कि हार्ट को 140 से लेके 100 बीट्स पर मिनट तक करवा दे, दौड़ा दे, लेकिन उतना नहीं करवाना है, हमें कंट्रोल में रखना है, 72 पे रखना है। तो 72 तक रखने का काम कौन करता है, वही देखते हैं। सो हार्ट रेगुलेशन और हार्ट रेट इज कंट्रोल्ड बाय न्यूरोलॉजिकल और केमिकल मेथड। स्क्रीन दिखा? No, sir. अभी दिखा? आज कितना तारीख है? 13. 13 है ना। यू हैव एग्जॉस्टेड योर डेली हाई स्पीड इंटरनेट कोटा ऑन अपना इंटरनेट खत्म हो गया इसका। चलिए दूसरा सोर्स इस्तेमाल करते हैं।
Sir, your voice is not clearly coming. क्लियर नहीं आ रहा। हेलो। हेलो, यस सर। सुन पा रहे हैं? ओके फाइन। ओके, चलिए डिस्कस करता हूँ हार्ट रेट का कंट्रोल करने वाला फैक्टर को, है ना। तो कंट्रोल किया जा सकता है न्यूरोलॉजिकली, नर्वस सिस्टम द्वारा, ब्रेन द्वारा, है ना, और केमिकल द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब जितना डिजायरेबल रेट है उतना तक हम लोग ला सकते हैं। फाइन। तो सबसे पहले देखते हैं न्यूरोलॉजी। ठीक है, सो कंट्रोल बाय कार्डियक प्रेजेंट इन hind brain, so it is controlled. It is controlled by RRC प्रेजेंट था हम लोग का ब्रेन में, रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर, उसी का तरह कार्डियक सेंटर भी प्रेजेंट है हमारे ब्रेन में। ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगाटा में। ओके, एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा इज प्रेजेंट इन द हाइंड ब्रेन, याद रखेंगे। फाइन, कैसे होता है मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, कार्डियक सेंटर के पास दो रीजन है, कार्डियो एक्सेलरेशन रीजन एंड कार्डियो इनहिबिशन रीजन। ठीक है, ओके, ध्यान सुनेंगे। इनहिबिटरी रीजन हार्ट रेट को कम करेगा, एक्सेलरेटरी रीजन हार्ट रेट को बढ़ाएगा। फाइन, तो देखते हैं एक्सेलरेशन रीजन किस तरीके। दिस सेंटर इज कनेक्टेड टू द हार्ट थ्रू synaptic or sympathetic nervous system and it tends to increase the heartbeat. ठीक है, cardiac accelerator region of medulla सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कुछ नहीं है, एक प्रकार का वायर है, एक प्रकार का नर्व फाइबर है जो ब्रेन से मेडुला ऑब्लोंगाटा से लेके हार्ट तक पहुंचा हुआ है। फाइन, जब ये ऑपरेट होगा इसके अंदर इंपल्स दौड़ेंगे, सो ये क्या करेगा, हार्ट बीट को बढ़ाएगा। मतलब 72 से 73, 74, 75, 76, 100। ओके, जिन किस तरीके से कहा। ओके, सो कार्डियक इनहिबिटरी रीजन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मेडुला ऑब्लोंगाटा से रन किया हुआ है हमारा कहां तक, हार्ट तक, है ना। और इसके अंदर जब इनके कैसे इट रिलीजेस acetylcholine which reduces the heart rate by with the help of acetylcholine। ठीक है, देखेंगे क्यों कंट्रोल करने की जरूरत पड़ती है। जैसे कि मैंने बताया था सिनुआर्टियोल नोड, इट हैज द टेंडेंसी टू प्रोड्यूस हार्ट बीट अप टू 100 बीट्स पर मिनट।
ठीक है, 100 बीट्स पर मिनट का हार्ट रेट करवा सकता है, लेकिन इतना जरूरी है नहीं, है ना। सो इट इज ब्रिंग डाउन टू 7। फाइन, चलिए हटाइए हटाइए हटाइए। सिम्पैथेटिक नर्व रिलीजेस नॉन एड्रेनालिन नॉन एपिनेफ्रिन व्हिच इंक्रीजेस द हार्ट रेट। यहाँ पे कुछ मैंने मेंशन करा है, ये क्वेश्चन आता है। सिंपैथेटिक नर्व रिलीज करता है नॉन एड्रेनालिन और नॉन, ठीक है, जो कि हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं। ये सब कुछ नहीं है, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस, ये इसका पार्ट है, ये इसका पार्ट है। फाइन, खत्म होता है, आगे बढ़ते हैं। हाउ इज एक्टिवेटेड कार्डियक सेंटर, कैसे एक्टिवेट होता है, इधर पढ़ेंगे, है ना, इधर पढ़ेंगे, मेंशन है, मैरिज लॉ पढ़ने की जरूरत नहीं है। नो हार्ट रेट, यदि एक्सेस सोडियम आयन हो जाए, पोटेशियम आयन हो जाए, तो उस एक्सेस कैल्शियम आयन हो जाए तो जी, ठीक है, अदर फैक्टर जो हार्ट रेट सर को आपका कंट्रोल वॉइस करता कभी है, दैट कभी इज आ रहा है, कभी नहीं ईच आ रहा है। फैक्टर, ठीक है। हाँ, ये नेटवर्क के चलते होगा, नेटवर्क के चलते होगा। फाइन, हार्ट रेट न्यूबॉर्न बेबी में ज्यादा होता है, लगभग 120, ये जनरल नॉलेज है, याद रखेंगे। अडल्ट के केस में ये कम होता है क्योंकि मसल कम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। फाइन, बढ़ने लगता है, ये सब याद करने वाला चीज है, ठीक है। जेंडर फैक्टर, फीमेल हैज हायर हार्ट रेट बस बट लेस कार्डियक आउटपुट, ठीक है। कार्डियक आउटपुट कम है कहने का मतलब इन लोग के केस में 5 लीटर ब्लड मिनट, क्योंकि इनके पास, फीमेल के पास ब्लड 4.5 लीटर के ज्यादा ब्लड रहता है फीमेल के कंपैरिजन में। टेम्परेचर इफेक्ट, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर इफेक्ट, है ना। हार्ट रेट increases to 100 beats on every 1 degree Fahrenheit rise in temperature, ठीक है। हार्ट रेट बढ़ जाएगा यदि हम 1 डिग्री फ़ारेनहाइट से टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, तो ये टेम्परेचर फैक्टर है। इन थायरोक्सिन, है ना, ये सब हार्ट रेट को बढ़ा सकते हैं, याद रखेंगे, जनरल है ये सब। लेट्स सी द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल कहने का मतलब वो ब्लड वेसल जो कि हार्ट रेट को, सो देखेंगे यहाँ पे रीजन ये है कि आर्टरी के अंदर ब्लड को मूव करना होता है विथ हाई प्रेशर, ठीक है, वेन के अंदर ब्लड को मूव करना है विथ लो प्रेशर, इसीलिए इसका वॉल इतना पतला है और वेन का और आर्टरी का वॉल इतना मोटा है, ठीक है। आर्टरी का वॉल मोटा होने का रीजन है कि आर्टरी को ब्लड पहुंचाना पड़ता है विथ हाई प्रेशर, ठीक है। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे आप लोग। ट्यूनिका एक्सटर्ना आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है, लेस इलास्टिक है, मेड अप ऑफ कोलाजन फाइबर, ठीक है। इट इज वेल वेन के केस में। ट्यूनिका मेडुला, MEDULLA, और मीडिया, ठीक है, ये बीच वाला लेयर है। ट्यूनिका इंटाइमा अंदर वाला पोर्शन है, ये ट्यूनिका इंटाइमा अंदर वाला लेयर है, ठीक है। इट हैज एंडोथेलियल लेयर एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन ये हो गया, है ना, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ग्रो किया हुआ है एपिथेलियल लेयर, और ये टुगेदरली कहा जाता है ट्यूनिका इंटाइमा। फाइन फाइन फाइन, ठीक है ठीक है ठीक है, हटाइए बेसमेंट मेम्ब्रेन, हटाइए, कोई जरूरत नहीं है। फिनिश फिनिश फिनिश। हाँ,
कहाँ कहाँ पे कितना ब्लड रहता है? टोटल ब्लड का 5% रहता है तुम्हारा कैपिलरी में, वेन में रह गया 54% और आर्टरी में रहता है 11%। हटाइए, और कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। और भी कुछ है क्या? आउटा आर्टरी में ये सब ठीक है। हटाइए, ये सब कुछ जरूरत नहीं है ना। और ये ब्लड को पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। असेंडिंग ओटा, डिसेंडिंग ओटा, नो नीड, कुछ खास नहीं है, हटाइए ये सब। पल्मोनरी आर्टरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये फिनरिक आर्टरी इट कैरीज द ब्लड टू डायफ्राम, नो नीड, ये सब स्किप कर सकते हैं, उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। हिपैटिक आर्टरी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। हिपैटिक आर्टरी कैरी करता है ब्लड को लीवर तक, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिफेलिक आर्टरी नॉट सो इंपॉर्टेंट। रीनल रीनल आर्टरी ये इंपॉर्टेंट है। रीनल कहने का मतलब होता है किडनी, ये ब्लड किडनी को कैरी करता है, ठीक है। नॉट सो इम्पोर्टेंट, नॉट सो, हटाइए, इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। हटाइए ये सभी। पोर्टल सिस्टम थोड़ा सा बता दे। पोर्टल सिस्टम कहने का मतलब होता है कि हार्ट, क्या बोलेंगे, दो ऑर्गन्स के बीच में, है ना, दो ऑर्गन्स के बीच में ब्लड का एक्सचेंज होना, उसको हम लोग पोर्टल सिस्टम कहते हैं, ठीक है। जैसे कि ये रहा हार्ट, फॉर एग्जांपल देखेंगे, फॉर एग्जांपल दिस इज हार्ट, है ना। यहाँ पे ऑर्गन ए है, यहाँ पे ऑर्गन बी है, फाइन। तो हो क्या रहा है, ऑर्गन बी से ब्लड आया ए में, ए से फिर जाएगा हार्ट में, फाइन। ब्लड बी के पास भी जाएगा, ए के पास भी जाएगा, फाइन। तो यहाँ पे इसको हम लोग कहते हैं पोर्टल सिस्टम, ठीक है। इट इज अ स्पेशल वेसल सिस्टम विच कनेक्ट टू ऑर्गन, ठीक है, सिस्टम। सच पोर्टल वेन कैपिलरी बेड होंगे, एक यहाँ पे कैपिलरी बेड होगा और एक यहाँ पे कैपिलरी बेड होगा, है ना। जैसे कि मैं जिक्र करूंगा हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कनेक्टेड होगा कहाँ से कहाँ, स्टमक, इंटेस्टाइन, स्प्लीन, पैनक्रियाज से लीवर तक कनेक्टेड होगा, है ना। यहाँ से ब्लड इधर आएगा, देखो, ठीक है। जैसे कि डाइजेशन होता है, ठीक है, डाइजेशन के दौरान क्या होता है, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में टूटेंगे, ठीक है ना, लार्जर मॉलिक्यूल्स स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में टूट जाएंगे, है ना। इनको एब्जॉर्ब किया जाएगा ब्लड वेसल में, तो ब्लड वेसल इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना। कैपिलरीज के थ्रू ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन के बाद ये अब डायरेक्ट हार्ट के पास नहीं जाना है, इट विल गो टू लिवर होनी है, फाइन। इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज होनी है उसको डिटॉक्सिफाई किया जाएगा, किल किया जाएगा, हटाया जाएगा, फाइन। उसके बाद जाएगा हार्ट के पास और हार्ट से पूरा रेगुलेट हो जाएगा शरीर में। रीनल पोर्टल सिस्टम, ठीक ना। रीनल पोर्टल सिस्टम कहने का मतलब होगा किडनी और लिम्स टू द लोअर LIMBS लिम्स, ठीक ना। सच पोर्टल सिस्टम इस मछलियों में डेवलप, एम्फिबियंस में, लेकिन ह्यूमन में एब्सेंट है, फाइन। हाइपर में हम बताएंगे जब ब्रेन में पढ़ेंगे तब। यहाँ पे जरूरत नहीं है। लिम्फ, ठीक है, लिम्फ के बारे में बता चुका हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं है, हटाओ, नॉट सो इम्पोर्टेंट। डिसऑर्डर्स में देखते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन कहने
ठीक है, इधर कितना होगा 140 और 100 के बीच में, उसको हाइपरटेंशन कहेंगे। ठीक है, प्रोलॉन्ग्ड ब्लड प्रेशर 140 से और 100 के बीच में। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर के चलते जो ऑर्गन इफेक्टेड होते हैं दैट इज हार्ट, ब्रेन एंड किडनी। स्ट्रोक भी हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, मसल वीक हो सकते हैं हार्ट के, ठीक नहीं, किडनी के नेफ्रॉन्स डैमेज हो सकते हैं। ओके, तो ये सब शॉर्टकमिंग्स आ सकता है हाइपरटेंशन के चलते। नाउ व्हाट इज सीएडी? सीएडी के बारे में हम बताएंगे अगले क्लास में। व्हाट इज कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस? कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहने का मतलब होगा कि हार्ट के अंदर के आर्टरीज के अंदर कुछ गड़बड़ी हुआ जिसके चलते कुछ बीमारी होना। तो सीडी के बारे में हम डिस्कस करेंगे अगले क्लास में, और ये खत्म होते ही हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जूलॉजी का। फाइन, जूलॉजी का ही नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें, है ना। अगला चैप्टर कौन सा है जूलॉजी में, बता सकते हो आप लोग? 19वां चैप्टर कौन सा है जूलॉजी में? मूवमेंट एंड लोकोमोशन। हाँ, ठीक है, हड्डी उड्डी के बारे में बताएंगे, तो सब ज्यादातर हम किताब से ही पढ़ाएंगे, उसको एनसीईआरटी से ही डील कर देंगे, है ना। ज्यादा कुछ नहीं, ये सब डिस्कस कर देंगे हम किताब से। फाइन, सो ये लेक्चर आपके पास है, ये नोट्स हम आपको भेज दे रहे हैं, है ना। वहां से कुछ क्वेश्चन रेज करना होगा, रेज करेंगे, नहीं तो एनसीईआरटी भी पढ़ोगे तो चलेगा, ज्यादा कुछ नहीं। मैं साइन ऑफ कर रहा हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके ओके। ईसीजी इम्पोर्टेंट है, सब लोग पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, डाउट है पूछेंगे।